अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, चैप्टर 6 को। तो सबसे पहले अपने दुरूद पाक पढ़ लें, उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम जो आज टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, सबसे पहले अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। ये कंप्लीट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चंस देखेंगे, इसके एग्जांपल्स करेंगे। उसके बाद कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स विच मस्ट नॉट बी परफॉर्म्ड, उनको भी थोड़ा सा देखेंगे। फाइनली हम चैप्टर को कल ही कंप्लीट करेंगे, आज हम बस थोड़ा सा देखेंगे। कल के लिए भी मैंने आपके लिए थोड़ा सा रखा है ताकि परसों जो हमारा टेस्ट हो वो आप अच्छे से चैप्टर को पूरे को रिवाइज करके दे सकें। तो हम 2 दिन थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने के लिए रह गया। तो अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स का क्या मतलब है? अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स का मतलब है एक से ज़्यादा पेमेंट्स। जैसे पेमेंट्स, ये पेमेंट की जमा है, तो एक से ज़्यादा पेमेंट्स हैं, तो उनके हवाले से किस तरह से उनको डील किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक इंसान ने दूसरे इंसान से एक से ज़्यादा पेमेंट्स ली हुई हैं कर्जे के तौर पे, तो जब वो वापस करता है, थोड़ा थोड़ा करके वापस करता है, जिस तरह से भी उस कर्जे को वापस करता है, तो उसको किस तरह से डील करेंगे, पहले कौन सी पेमेंट में एडजस्ट करेंगे, उसके बाद कौन सी पेमेंट में एडजस्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स में देखनी है। ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से वो क्वेश्चन पूछ लिया करता है और अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, और जो भी आता है बहुत इजी क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसमें जो मेन कंसेप्ट हैं दो से तीन ही वो मेन कंसेप्ट हैं। तो पहला जो कंसेप्ट है, वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। मैंने आपको ये बताया कि इसमें ये केस है कि एक इंसान ने दूसरे इंसान से एक से ज़्यादा पैसे लिए हुए हैं, अब उसने उसको वापस करना है। तो जिस बंदे ने वापस करने हैं उसको हम डेटर कहते हैं, जो पैसे देने वाला है, जिसने पैसे वापस करने हैं उसको डेटर कहते हैं। जो पैसे लेने हैं जिस बंदे ने शुरू में उसको कर्जा दिया था, उसको हम क्रेडिटर कहते हैं। अगर तो आप इंट्रो FAR 1 पढ़ के आए हैं तो आपको इनका कंसेप्ट अच्छे से पता होगा, लेकिन फ़िलहाल हम जब क्वेश्चन देख रहे होंगे उसमें देने वाला, जो पैसे देने वाला होगा वो डेटर हुआ करेगा, और जो पैसे ले रहा हुआ करेगा वो क्रेडिटर हुआ करेगा। जो कर्जा अपना वापस ले रहा होगा, जिसने कर्ज दिया था और वो उसको वापस ले रहा है, वो क्रेडिटर होगा। जो कर्ज की अदायगी कर रहा है वो डेटर हुआ करेगा, जो हमारे क्वेश्चन होंगे उनमें। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, डेटर क्या होता है और क्रेडिटर क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। अब एक इंसान है, उसने दूसरे इंसान से एक से ज़्यादा कर्जे लिए हुए हैं। अब जब वो कर्जा वापस कर रहा है ना, तो किसी तरह से वो इंडिकेट कर रहा है कि इसको कौन से कर्जे में एडजस्ट करना है, या तो वो बोल के बता रहा है या फिर किसी तरह से इम्प्लाइडली उसको इंडिकेट कर रहा है कि फ़लाँ फ़लाँ कर्जा आपने एडजस्ट करना है। फॉर एग्जांपल, किस तरह से, आज़म ओज टू बाबर अमंग अदर डेट्स द सम ऑफ ₹567। आज़म ने बाबर को बहुत सारे कर्ज़ों के हवाले से पैसे देने हैं, अमंग अदर डेट्स। उनमें से एक कर्जा ₹567 का है। बाबर राइट्स टू आज़म एंड डिमांड्स पेमेंट ऑफ दिस सम। बाबर ने आज़म को ख़त लिखा, उसने कहा भाई आपने मुझसे जो पैसे देने हैं उनमें से ये वाला कर्जा मुझे वापस दे दें। आज़म सेंड्स टू बाबर ₹567। उसने एग्जैक्टली 567 रुपीज़ सेंड कर दिए। तो इस सिनेरियो में, इस केस में हमें क्लियर इंडिकेशन हो रही है कि जो भी इनकी कम्युनिकेशन हो रही है ये उस डेट के बारे में हो रही है जो 557 रुपीज़ का है। समझ आ गई आपको बात? दिस पेमेंट इज़ टू बी अप्लाइड टू डिस्चार्ज ऑफ द डेट ऑफ विच बाबर हैड डिमांडेड द पेमेंट। तो ये जो बाबर ने डिमांड की थी 567 की पेमेंट, ये उसमें से माइनस कर देगा। तो पहली बात थी, जब उसकी इंडिकेशन दी गई हो कर्जे की कि जो कर्जा लिया था, इतनी सारी पेमेंट्स आपने ली हुई हैं, इतनी सारी पेमेंट्स आपकी ड्यू हैं। कर्जे के अलावा भी किसी भी तरह से वो पेमेंट ड्यू हो सकती है। कर्जा मैं आपको एज एग्जांपल बता रहा हूँ, इतनी सारी पेमेंट्स आपकी ड्यू हैं, आप मुझे ये वाली पेमेंट सेंड कर दें। उसने उसको वो वाली पेमेंट सेंड कर दी, तो ये लॉजिकल और कॉमन सेंस की बात है कि वो उसी पेमेंट के अगेंस्ट उसको एडजस्ट करेगा। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर इंडिकेट कर भी है एक से ज़्यादा पेमेंट्स ड्यू होने के केस में,
कि कौन सी इस पेमेंट के अगेंस्ट आपने एडजस्ट करना है, तो बिल्कुल उसी पेमेंट के अगेंस्ट हम एडजस्ट कर देंगे। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे और मज़ीद आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। इम्प्लाइडली यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। इम्प्लाइडली कैसे इंडिकेट होता है, वहाँ पे तो उन्होंने बोल के कम्युनिकेट करके भी भाई मुझे 567 की पेमेंट चाहिए, उसने उसे 567 की ही पेमेंट सेंड कर दी। उन दोनों ने एक किस्म का जो है इम्प्लाइडली नहीं, एक्चुअली उस चीज़ को बोल के या बाई वर्ड कह लें, बाई रिटन कम्युनिकेशन कह लें, किसी तरह कम्युनिकेट करके एग्जैक्टली पेमेंट जो है वो राइट ऑफ की। लेकिन यहाँ पे वो बोल नहीं रहा होगा, किस तरह से हम देखते हैं। आज़म ओज बाबर, आज़म ने बाबर के पैसे देने हैं। अमंग अदर डेट्स, बहुत सारे डेट्स देने हैं। उन बहुत सारे डेट्स में से ₹1000 रिलेट टू इनवाइस नंबर 27। जो 1000 रुपीज़ है ना, वो इनवाइस नंबर 27 से रिलेट करते हैं। विच फॉल्स ड्यू ऑन 1 जून, जो 1 जून को ड्यू हुआ था, ड्यू है मतलब 1 जून को उसने वो पे करना है। ही ओज बाबर नो अदर डेट ऑफ दैट अमाउंट, उसने 1000 की जो अमाउंट है ना, इसके अलावा कोई भी डेट जो है ना, वो इनवाइस नंबर 27 के अलावा कोई भी डेट 1000 की अमाउंट का नहीं है। अगर इनवाइस नंबर 26 भी है तो वो 1000 से ऊपर या 1000 से कम की अमाउंट की होगी। ऑन 1 जून आजम पेज टू बाबर ₹1000। अब देखें सिनेरियो देखें। अब इसमें इम्प्लाइडली इंडिकेट किस तरह से चीज़ की हुई है। पहली चीज़ तो है कि उसने 1000 रुपीज़ देने हैं। दूसरी चीज़ है कि उसने 1 जून तक 1000 रुपीज़ देने हैं। 1 जून की जो है वो 1000 रुपीज़ वाली इनवाइस है ना, उसकी डेडलाइन है। उसने बहुत सारा उसका कर्ज देना है, बहुत सारी इनवाइसेस पे उसका जो है पैसे उसकी तरफ ड्यू हैं। एक इनवाइस नंबर 27 है, उस पर 1000 रुपीज़ ड्यू हैं और वो ड्यू 1 जून को है। अब वो 1 जून को पेमेंट कर रहा है। ऑन 1 जून आजम पेज टू बाबर ₹1000। एक तो वो 1 जून को पेमेंट कर रहा है, दूसरा वो 1000 रुपीज़ की ही पेमेंट कर रहा है। तो कोई भी रीजनेबल बंदा ये देख के बता सकता है कि भाई ये उस इनवाइस के एवज आपको पेमेंट की गई है। ये इम्प्लाइडली, ये उसने बोला नहीं है अपनी तरफ से, बल्कि ये जो सर्कमस्टांसिस हैं, जो हालात हैं, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये 1000 वाली पेमेंट की बात कर रहा है। इस इनवाइस के एवज जो है ये पेमेंट कर रहा है। तो ये दो तरीके हो सकते हैं, एक तो बोल के, एक इम्प्लाइडली किसी तरह से डायरेक्टर ने उसको इंडिकेट कर दिया है कि इस इनवॉइस के अगेंस्ट आपने पेमेंट एडजस्ट करनी है। तो वो बहुत सारी पेमेंट्स में से जो कुछ हिस्सा पेमेंट का आया है वो उस इनवॉइस के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट सर्कमस्टांसेस क्या है, वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड। अब तो उसने इंडिकेट किया हुआ था, अब इसमें इंडिकेट नहीं किया हुआ। ना सर्कमस्टांसेस इंडिकेट कर रहे हैं, ना डेटर ने इंडिकेट किया है कि इस कर्जे के अगेंस्ट एडजस्ट करें। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्रेडिटर जो है उसकी मर्जी, जिस मर्जी कर्ज के अगेंस्ट एडजस्ट कर दे, चाहे वो टाइम बार्ड है, लेकिन ऐसा कर्ज नहीं होना चाहिए जो डिस्प्यूटेड है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से पैसे लिए 1 जनवरी को 500 रुपीज़, 2 जनवरी को 1000 रुपीज़, 3 जनवरी को 1500 रुपीज़। अब कभी मई जून में जब पेमेंट की बारी आई तो जो 1 जून को जनवरी को उसने 500 रुपीज़ लिए हुए थे ना, वो कह रहा है सर मैंने आपको इसकी पेमेंट कर दी थी। जो दूसरा पार्टी है, जो क्रेडिटर है, वो कह रहा है नहीं आपने मुझे इसकी पेमेंट नहीं की। अब ये 5 रुपये की वाली जो पेमेंट है, उन दोनों के दरमियान इसमें एक तनाज़ा आ गया, इसमें एक डिस्प्यूट आ गया। अब जब भी वो पेमेंट करता है तो वो 500 के अलावा कहीं भी उस पेमेंट को एडजस्ट कर सकता है, लेकिन 500 में वो नहीं कर सकता। सो हम अपने केस की तरफ आते हैं। केस में हम बात क्या कर रहे थे, केस में हम ये बात कर रहे थे, अगर डेटर ने इंडिकेट नहीं किया है कि मैं उस डेट की पेमेंट कर रहा हूँ, उस इनवॉइस की पेमेंट कर रहा हूँ, तो क्रेडिटर की मर्जी, वो जिस मर्जी इनवॉइस के अंडर, जिस मर्जी डेट के अंदर उसको एडजस्ट कर दे, उसको माइनस कर दे। लेकिन टाइम बार्ड के अंदर भी कर सकता है, लेकिन सिर्फ डिस्प्यूटेड डेट के अंदर उसको जो है वो माइनस नहीं कर सकता, उसको एडजस्ट नहीं कर सकता। डिस्प्यूटेड डेट के अलावा, चाहे वो टाइम बार डेट है, चाहे वो किस तरह का भी डेट है, उस डेट में उसको जो है वो एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। आजम ओज सेवरल डेट्स टू बाबर। आजम ने बाबर के बहुत सारे जो है वो कर्जे देने हैं। वन ऑफ देम ऑफ ₹100,000 रुपीज़ इज़ टाइम बार्ड। 100,000 रुपीज़ जो है वो टाइम बार्ड डेट है। ये टाइम बार्ड के अच्छी तरह मैं आपको पहले लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ टाइम बार्ड क्या होता है। आजम सेंड ₹200,000 टू बाबर विदाउट इंडिकेटिंग दैट डेट विच इज़ टू बी अप्रोप्रिएटेड।
जो अप्रोप्रिएटेड डेट है उसको इंडिकेट नहीं किया उसने, ना सर्कमस्टांसेस बताए, ना उसने खुद बताया कि किसके अगेंस्ट सजेस्ट करना है। बाबर में अप्रोप्रिएट ₹100,000 अगेंस्ट द टाइम बार डेट। बाबर चाहे तो उसको टाइम बार डेट के अगेंस्ट भी एडजस्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ लिया है कि जब डेटर इंडिकेट नहीं कर रहा कि आपने किस डेट के अगेंस्ट उसको एडजस्ट करना है, तो उसको किसी भी डेट के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता है, क्रेडिटर डिस्प्यूटेड डेट के अलावा। नेक्स्ट पार्ट और तकरीबन लास्ट पार्ट इसका, नाइदर पार्टी मेक्स एन अप्रोप्रिएशन। पहले केस में क्या था, डेटर ने बता दिया कि आपने, या सर्कमस्टांसेस ने बता दिया कि कौन से जो डेट है उसके अगेंस्ट एडजस्ट करना है। दूसरे में क्या था, दूसरे में ये था कि इंडिकेट नहीं किया डेटर ने, ना ही कोई सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं, तो क्रेडिटर अपनी मर्जी से एडजस्ट कर रहा है। तीसरे में क्या है, क्रेडिटर ने अपनी मर्जी से एडजस्ट नहीं किया, ना ही सर्कमस्टांसेस ने बताया, ना ही डेटर ने बताया, किसी ने कुछ नहीं बताया। जैसे क्रेडिटर को अमाउंट मिली, वो जो डेटर वाला उसका अकाउंट था, इस तारीख को ये डेटा, इस तारीख को ये डेटा, उसमें से उसने किसी में माइनस नहीं किया होगा, उसने साइड पे ही वो अमाउंट लिख ली भी, इस बंदे की इतनी अमाउंट आ गई है, कहीं से अप्रोप्रिएट नहीं किया। बाद में वो अमाउंट जो है वो कहाँ से माइनस की जाएगी, वो माइनस की जाएगी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेसिस पर। वो माइनस की जाएगी इस बेसिस पे कि कौन सा कर्जा उसने पहले लिया था, कौन सा कर्जा उसने बाद में लिया है। जितनी अमाउंट आई है, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 1 जनवरी को 500 का लिया, 2 जनवरी को 1500 का लिया, 3 जनवरी को 3000 का लिया। अब उसने जो है वो 1500 जो है वो 10 तारीख को वापस किए। अब सबसे पहले उसने 500 का लिया था, जो 1500 माइनस किए हैं उनमें से सबसे पहले हम एडजस्ट करेंगे फर्स्ट डेट वाला 500, उसके बाद 1000 बच गया। सेकंड डेट को उसने लिए थे 2 जनवरी को 1500 रुपीज़, तो वो 1000 उस 1500 में एडजस्ट करके उसकी जो बैलेंसिंग अमाउंट हम 500 लिख देंगे। दो तारीख के डेट के बारे में अब इसने 500 रुपये देने हैं। बिल्कुल इसी तरह से सिमिलरली सिंपल सा केस है ये भी। क्या है इसमें, ना डेटर ने किसी किस्म से कोई इंडिकेशन दी है, ना सर्कमस्टांसेस कुछ इंडिकेट कर रहे हैं कौन से डेट के एवज जो है वो पेमेंट की जा रही है, ना ही क्रेडिटर ने किसी किस्म की कोई इसमें अप्रोप्रिएटनेस की है, अप्रोप्रिएशन की है कि भाई मैं इसमें इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। तीनों ने किसी किस्म का किसी भी तरह से कुछ भी नहीं किया उस पेमेंट के बारे में, तो वो पेमेंट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेसिस पे जो है वो रिकॉर्ड कर ली जाएगी। लेकिन ऐसा केस, एक ही तारीख को उसने 2 कर्ज लिए थे, तब क्या होगा, एक ही डेट को उसने 2 कर्ज लिए हैं, तब उन दोनों के बीच उनको प्रोपोर्शनेट कर दिया जाएगा। किस तरह से प्रोपोर्शनेट किया जाएगा ये समझने के लिए हम एग्जाम्पल को देखते हैं। आजम ओज बाबर 3 डेट्स। आजम ने 3 तरह के कर्जे जो है वो बाबर को देने हैं, 3 तरह के डेट्स देने हैं। ₹150,000 का कब देना है जी, उसने 18 अप्रैल को देना है। ₹300,000 का तक कब उसने लिया था, 18 अप्रैल को लिया था। 150,000 का भी उसने 18 को लिया और 300,000 का भी 18 को लिया। एंड ₹400,000 25 अप्रैल, और 4 लाख रुपए का जो था वो 25 अप्रैल को लिया। आसम सेंड्स ₹90,000 टू बाबर ऑन 20 मई। उसने 20 मई को 90,000 रुपये सेंड कर दिए। अब इसमें किसी ने कोई अप्रोप्रिएशन नहीं की, ना ही जो डेटर है उसने बताया कहाँ पे सेंड करने हैं, कहाँ पे इसको एडजस्ट करना है, मैं किस पेमेंट के बेसिस को सेंड कर रहा हूँ, ना ही क्रेडिटर ने किसी किस्म का इस पे कोई एक्शन लिया। दोनों ने किसी किस्म की कोई अप्रोप्रिएशन नहीं की। अब इसको किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा, इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे एडजस्ट किया जाएगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले कौन सा कर्जा लिया था। सबसे पहले उसने 18 अप्रैल को 150,000 और 300,000 वाला कर्जा जो है वो लिया था। अब हम इसके अगेंस्ट इसको एडजस्ट करेंगे, लेकिन ये 90,000 की अमाउंट है और उसने 150,000 और 300,000 दो जो है वो एक ही दिन पे 2 अमाउंट के लोन्स उसने लिए थे, ये 2 अमाउंट की किसी किस्म से ट्रांजैक्शन उसने की थी। तो हम इन दोनों के एवज इनको कैसे एडजस्ट करेंगे, इनको प्रोपोर्शनेट करके एडजस्ट करेंगे। 8th क्लास तक आपने प्रोपोर्शनेट करना ज़रूर सीखा होगा, कम से कम एफएससी करके 12th के बाद ही, आप 12th स्टैंडर्ड के बाद ही आए होते हैं सीए में। प्रोपोर्शनेट आपको पता ही होगा किस बेसिस पे किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, समझाऊंगा तो नहीं, लेकिन जो बेसिक ट्रिक है वो मैं बता देता हूँ। जिस अमाउंट को प्रोपोर्शनेट किया जाता है
उसको हमने जो है वो ऊपर रखना है, डिवाइड करते हुए उसको ऊपर रखना है, और जो टोटल अमाउंट है उसको हम नीचे रखेंगे। तो जो हमारा इनको डिवाइड करने से एक पॉइंट्स में आंसर आएगा, जैसे ही उसको हम एक अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा उसका जो है हिस्सा वो निकल आएगा, दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे उसका हिस्सा निकल आएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने 90,000 रुपीज़ सेंड किए हैं, तो हम करेंगे 90,000 डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट कितनी है 18 तारीख को, टोटल अमाउंट है 150 प्लस 300 इज इक्वल टू 450। तो 90,000 को हम 450,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.2 गालिबन इसका आंसर आ जाएगा। तो 0.2 को जब हम 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हिस्सा आ जाएगा जो हमने 150,000 वाले डेट के इवज एडजस्ट करना है, और जब इसको हम 0.2 को 300,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हिस्सा आ जाएगा जो हमने 300,000 वाले डेट के इवज एडजस्ट करना है। बिल्कुल इसी तरह से 30,000 और 60,000 आपके जो है मतलूबा जवाबात आ जाएंगे, तो आप इनको दोनों पोर्शंस के अगेंस्ट एडजस्ट कर देंगे। दोबारा से बात करते हैं, फर्स्ट टू तो बिल्कुल सिंपल से सिनेरियोस थे, ये भी सिंपल है लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है वो प्रोपोर्शन वाला चक्कर है। तो मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, जो फर्स्ट पार्ट है सबसे पहले तो डेटर ने ही बता दिया कि भाई इसके अगेंस्ट आपने एडजस्ट करनी है, या सर्कमस्टांसेस ने बता दिया कि इनके अगेंस्ट आपने एडजस्ट करनी है, तो हमने उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर ली। दूसरे पार्ट में हमें जो है वो डेटर ने नहीं बताया, तो क्रेडिटर ने अपनी तरफ से उसको एडजस्ट कर लिया, जहां उसने चाहा वहां एडजस्ट कर लिया, सिवाय जो है डिस्प्यूटेड डेट जिसमें दोनों का तनाज़ा है, उस डेट के अलावा जहां चाहा उसने एडजस्ट कर लिया। तीसरे में सिनेरियो में दोनों ने किसी किस्म की कोई अप्रोप्रिएशन नहीं की, ना क्रेडिटर ने की ना डेटर ने की, किसी पार्टी ने नहीं की, तो उसको डेट्स की बेस पे एडजस्ट किया गया। सबसे पहले कौन सा डेट जो है वो इसने लिया था, सबसे पहले जो डेट लिया था, अगर जो सबसे पहले 2 डेट्स लिए थे उसने सेम डेट को फर्स्ट डे पे 2 डेट्स लिए थे, तो उन दोनों के अगेंस्ट उसको प्रोपोर्शनेट करके एडजस्ट किया जाएगा। जिस अमाउंट को हम प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं उसको ऊपर रखेंगे, नीचे हम टोटल अमाउंट को रखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बारी बारी दोनों के हिस्सों के साथ, दोनों अमाउंट्स के साथ, दोनों डेट्स के साथ। तो दोनों डेट्स में जितना पोर्शन उस अमाउंट का जो उसने दी है एडजस्ट करना है वो आ जाएगा, हम सेम उसी तरह उसको एडजस्ट कर देंगे। ये 3 सिंपल से सिनेरियो थे। यहाँ से किसी किस्म का कोई भी केस आए तो होपफुली आप उससे आसानी से एड्रेस कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की आपको इसमें कोई समझ नहीं आई, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैं आपको समझा सकता हूँ। उसके बाद क्या केस है, व्हेन इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल बोथ आर ड्यू। इंटरेस्ट कहते हैं सूद को उर्दू ज़ुबान में, प्रिंसिपल अमाउंट होती है मेन अमाउंट जो उसने ली होती है। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मुझे 20,000 रुपीज़ उधार दो, उसने उसको 20,000 रुपीज़ उधार दे दिए एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इंटरेस्ट। अब हर साल वो 20,000 के अलावा 10% इंटरेस्ट भी पे करेगा। तो ये जो 10% इंटरेस्ट की अमाउंट होगी ये इंटरेस्ट अमाउंट होगी, वो 20,000 में से जितनी अमाउंट पे कर रहा होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट होगी। अगर किसी ने इंटरेस्ट पे अमाउंट ली हुई है तो वो पेमेंट कर रहा है, तो पहले किस चीज़ को एडजस्ट करेंगे। बैंक्स में बहुत ज़्यादा जो है ये सिनेरियो आम होता है, आपने खुद भी डील किया होगा। यकीनन सबसे पहले जो है वो सूद को एडजस्ट किया जाता है, पहले सूद निकाला जाता है। आपने अगर 10,000 रुपये अमाउंट जो है बैंक से कर्जा लिया हुआ था, 10,000 रुपये दिए, तो वो उसमें से सबसे पहले सूद को माइनस करेंगे, उसके बाद जो पैसे बचे तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करेंगे, वरना कभी कभी तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट माइनस ही नहीं की जाती। तो यही चीज़ इधर लिखी हुई है एज ए जनरल रूल, इफ़ प्रिंसिपल अमाउंट एंड मार्कअप बोथ आर ड्यू। अगर प्रिंसिपल अमाउंट और मार्कअप दोनों ही ड्यू हैं, देन मार्कअप इज सेटल्ड फर्स्ट देन प्रिंसिपल अमाउंट इज सेटल्ड। तो सबसे पहले जब कोई अमाउंट आई है, कोई इंडिकेशन नहीं है, चाहे इंडिकेशन है चाहे नहीं है, किसी भी किस्म की पहले ये एडजस्ट कर दो, आपने सबसे पहले मार्कअप को एडजस्ट करना है, सबसे पहले मार्कअप को माइनस करना है, उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करना है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। आजम ओज ₹100,000 एंड प्रिंसिपल अमाउंट, उसने 1 लाख रुपए एज प्रिंसिपल अमाउंट लिए हुए हैं, ₹20,000 एज इंटरेस्ट, और 20,000 रुपये एज अ सूद उसकी तरफ ड्यू हैं। आजम सेंड्स 30,000 रुपीज़, उसने 30,000 रुपये सेंड कर दिए टू बाबर। बाबर कैन अप्लाई ₹20,000 टू इंटरेस्ट। वो सबसे पहले इंटरेस्ट को एडजस्ट करेगा, जो उसने इंटरेस्ट पे करना है 20,000, उसके पास जो 10,000 बच गया वो उसको प्रिंसिपल अमाउंट में से एडजस्ट कर देगा। ये बिल्कुल ही सिंपल सा केस था। बैंक्स में आप में से 90% लोगों ने इस केस के साथ डील किया होगा या इस तरह के केसेस सुने ज़रूर होंगे।
तो ये 4 सिनेरियोज थे मेन अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के हवाले से। इतना ये सिंपल सा टॉपिक है। इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ऑटम 2017 में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था और ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर ICAP स्टडी टेक्स्ट का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 भी है। इसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ सम्स पेबल बाय नासिर टू मेराज ऑन 4 मार्च 2017। तो ये जो अमाउंट्स हैं नीचे उसने टेबल में दी हुई हैं, ये पेबल है मेराज को, नासिर ने देनी है मेराज को 4 मार्च 2017 को। डेट ऑफ इनवाइस देखते हैं 1 जनवरी 2016 को उसने जो है वो 2 लाख रुपए लिए थे, जिसकी गारंटी इमरान ने दी थी कि ये वापस कर देगा। और 8 जो है जून 2016 का उसने 1.5 लाख रुपए लिए थे। अब आगे क्या हुआ? निसार सेंट अ चेक ऑफ ₹100,000 ऑन 5 मार्च 2017। उसने 5 मार्च 2017 को 1 लाख रुपए का चेक भेज दिया। एज देयर वर नो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम निसार, तो निसार ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी, ना किसी किस्म के सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं, क्योंकि दोनों पेमेंट्स जो हैं 2 लाख और 1.5 लाख की है, तो उसने 1 लाख भेजे हैं। अब ये कौन सी पेमेंट के भेजे हैं, ना किसी किस्म का सर्कमस्टांसेस कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा, ना ही डेटर ने किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन दी है। तो क्या हुआ? मेराज एडजस्टेड द पेमेंट अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ ₹150,000। तो उसने 1,50,000 वाली जो अमाउंट थी, दूसरी जो अमाउंट थी ये 1 लाख रुपए को उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया। द गारंटर इमरान ऑब्जेक्टेड to such appropriation and claimed that the adjustment should be made in order of the date of invoices। उसने कहा भाई, इमरान ने कहा मैंने गारंटी प्रोवाइड की हुई है जिन पैसों की, तो आप उनकी पहले एडजस्टमेंट करें, क्योंकि पहले उसने वो वाली इनवाइस ली थी, बाद में उसने ये वाली इनवाइस ली थी, आप किस हिसाब से उसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्कस वेदर द ऑब्जेक्शन ऑफ इमरान इज जस्टिफाइड और नॉट। तो हमने अभी अभी क्या पढ़ के आए हैं दूसरे केस में ही, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मैं पहले जो है वो डिसीजन के आगे से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, पहले प्रोविजन आपकी पढ़ रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इन एब्सेंस ऑफ एनी इंटीमेशन फ्रॉम डेटर और सर्कमस्टांसेस इंडिकेटिंग टू विच डेट इज टू बी अप्लाइड, द क्रेडिटर इज फ्री टू यूज हिज डिस्क्रेशन एंड अप्लाई इट टू एनी लॉफुल डेट एक्चुअली ड्यू एंड पेबल टू हिम फ्रॉम द डेटर। हम पढ़ के आए हैं, अगर किसी किस्म की कोई इंडिकेशन नहीं है, ना सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं, तो क्रेडिटर की मर्जी है, क्रेडिटर अपनी मर्जी से उसको एडजस्ट कर सकता है किसी भी पेमेंट में, डिस्प्यूटेड डेट के अलावा, और टाइम बार डेट में भी उसको एडजस्ट कर सकता है डिस्प्यूटेड डेट के अलावा। सो इमरान ऑब्जेक्शन इज नॉट वैलिड। हमने अपनी जो है वो अपनी प्रोविजन बताई कि हमने लॉ में क्या हुआ और अपना डिसीजन बताया, इसके हमें 3 मार्क्स जो हैं वो आराम से मिल जाने थे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन। इसी तरह का सिंपल से क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को पेपर में। एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा ज़बरदस्त बड़ा अच्छा बना हुआ क्वेश्चन है। इसमें तकरीबन जितने हमने कंसेप्ट पढ़े हैं इस टॉपिक में वो सारे के सारे कवर हैं। अगर ये क्वेश्चन आप समझ लेते हैं तो समझें ये टॉपिक आपका निकल गया, ये टॉपिक आपका तैयार हो चुका है। फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑन 4 अगस्त 2011 ऑफ सम पेएबल बाय उबैद ऑन अकाउंट ऑफ क्लॉथ सप्लाइड बाय बिलाल। बिलाल ने जो है वो कपड़े सप्लाई किए उबैद को, और उबैद ने इतने पैसे जो है वो बिलाल को देने हैं। कौन कौन से पैसे देने हैं? 1 जनवरी 2018 को जो पहली ट्रांजैक्शन हुई थी उसके रुपए थे 37,000 जो ड्यू हैं और टाइम बार्ड हो चुके हैं, वो टाइम बार्ड हो चुके हैं। उसके बाद 2 मार्च 2009 को 20,000 रुपये की पेमेंट हुई। 30 अगस्त 2010 को 50,000 रुपये की पेमेंट जिसकी गारंटी वसीम ने दी थी। 28 जुलाई 2011 को अप्रैल 2011 को 63,000 रुपये की पेमेंट हुई। तो टोटल 170,000 रुपीज़ की पेमेंट हुई। अब क्या हुआ आगे? उबैद सेंट ए चेक फॉर ₹70,000 ऑन अगस्त 5, 2011। 5 अगस्त 2011 को उसने 70,000 रुपये की पेमेंट भेज दी
देयर बीइंग नो इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम उबैद बिलाल एडजस्टेड द पेमेंट अगेंस्ट द फॉलोइंग। उबैद की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन ना होने की वजह से बिलाल ने इस तरह से इनको एडजस्ट किया। किस तरह से एडजस्ट किया? सबसे पहली जो एडजस्टमेंट की वो 37,000 रुपये की टाइम बार डेट के हवाले से कर दी उसने। उसके बाद 20,000 रुपये की दूसरी एडजस्टमेंट कर दी, तो 2 मार्च को उसने लिए थे। उसके बाद जो है वो उसने आखिरी एडजस्टमेंट की 13,000 की कौन से हवाले से? जो आखिरी थे 63,000 रुपये वाले थे वो किए। जो गारंटीड बाय वसीम थे उनको उसने इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ सके। क्या सवाल पूछ सके? Wasim objected to such appropriation and claimed that since the amount of 37,000 was time barred, it should not be adjusted and the full amount granted by him should be fully adjusted. उसने कहा भाई 37,000 तो टाइम बार रेट था, उसको एडजस्ट नहीं करना चाहिए था, उसको मेरी जो अमाउंट थी 50,000 वाली उसको कम्प्लीटली एडजस्ट करना चाहिए था। उसने कहा ठीक है। हम आगे क्या हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है गया इज़ द ऑब्जेक्शन ऑफ वसीम वैलिड? क्या वसीम की ऑब्जेक्शन वैलिड है? जो पिछला क्वेश्चन हम करके आए हैं सेम उसने वही क्वेश्चन पूछा है, तो हम उसको बताएंगे कि भाई उसकी क्यों वैलिड है। बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। क्रेडिटर की मर्ज़ी है, कोई इंडिकेशन किसी किस्म की नहीं दी हुई, तो क्रेडिटर अपनी मर्ज़ी से कहीं भी उसको एडजस्ट कर सकता है, चाहे वो टाइम बार एडजस्ट करे, चाहे जो मर्ज़ी एडजस्ट करे। तो पार्ट ए में हम उसको ये चीज़ बता देंगे। पार्ट बी में वो क्या कहता है? डिस्कस हाउ द अबव पेमेंट ऑफ ₹70,000 शुड बी अप्लाइड अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्कमस्टांसेस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। वो कहता है अगर इस तरह के फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते तो फिर 70,000 की पेमेंट किस तरह एडजस्ट करनी चाहिए थी। पहला सर्कमस्टांसेस है द फॉलोइंग वर्ड्स वर रिटन ऑन द बैक ऑफ द चेक 20,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 70,000। उसने कहा अगर इस तरह से लिखा होता चेक के पीछे 20,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 70,000 तो किस तरह एडजस्ट करते? हम पहले सिनेरियो में पढ़ के आए हैं अगर किसी किस्म की कोई इंडिकेशन दी गई हो कि पैसे यहाँ एडजस्ट करने हैं तो इनको बिल्कुल वहाँ एडजस्ट करना है। तो फर्स्ट केस में हमें सामने नज़र आ रहा है कि उसने इंडिकेशन दी हुई है कि 20,000 वाला डेट दे रहा हूँ और मैं 50,000 वाला डेट दे रहा हूँ, टोटल 70,000 दे रहा हूँ। तो 20,000 वाला डेट ऊपर देखें 2 मार्च 2009 वाला है और 50,000 वाला डेट वही वाला जो गारंटीड बाय वसीम है, जो वसीम ने गारंटी दी हुई है। तो फिर हमारे लिए लाजमी था, क्रेडिटर के लिए लाजमी था कि इन दो डेट्स के इवज जो है अगेंस्ट इसको एडजस्ट करता 70,000 की पेमेंट को। अगली केस क्या है? नो इंस्ट्रक्शंस अबाउट अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स वर गिवन बाय उबैद बिलाल डिड नॉट मेक एनी अप्रोप्रिएशन आइदर। ना उबैद ने किस्म की कोई अप्रोप्रिएशन दी और ना बिलाल किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट कर रहा होता, कहीं पे अप्रोप्रिएट इनको अप्रोशन कर रहा होता। तो फिर क्या होना था? तो फिर भाई हमें पता है, हम तीसरा जो सेकंड लास्ट सिनेरियो है, थर्ड सिनेरियो वो पढ़ के आए हैं। ऐसे केस में उसने डेट्स के हिसाब से इसको एडजस्ट करना था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। इसमें सारे ही आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो टेस्ट हो गए हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट वाले के अलावा। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वाला जो कंसेप्ट है मेरा नहीं ख्याल वो इतना टेस्ट होने की भी ज़रूरत है। इस हम ऑफिशियल आंसर जो है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले पार्ट ए का आंसर हमने क्या आंसर दिया? द पेमेंट इज़ करेक्टली अप्लाइड बाय बिलाल एंड द ऑब्जेक्शन ऑफ वसीम इज़ नॉट वैलिड। बिल्कुल हमने यही आंसर दिया। आगे वो ये बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक 172 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1872 आना चाहिए। इन एब्सेंस ऑफ एनी इंटीमेशन फ्रॉम द डेटर और सर्कमस्टांसेस, ये यही बता रहा है जो हम पहला सिनेरियो हम पढ़ के आए हैं कि सर्कमस्टांसेस अगर किसी किस्म के कोई इंडिकेट ना कर रहे हो तो क्रेडिटर की मर्जी होती है वो किस तरह से भी पेमेंट कर दे। दूसरे में वो बता रहा है कि हमें इस तरह से एडजस्ट करना चाहिए था, इस तरह से एडजस्ट करना चाहिए था। अगर चेक के पीछे उसने 20,000 प्लस 50,000 इक्वल टू 70,000 लिखा होता तो हमें पहले मार्च 2009 वाला एडजस्ट करना चाहिए था, फिर अगस्त 30 2010 वाला एडजस्ट करना चाहिए था। 70,000 को इस तरह से एडजस्ट करना चाहिए था। लास्ट में उसने कहा था अगर किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा, पोर्शन ना डेटर ने किया ना क्रेडिटर ने किया, तो फिर किस तरह एडजस्ट करते? तो फिर हम उसको टाइम के हवाले से एडजस्ट करते। यहाँ तक हमारा अप्रोप्रिएशन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके 2 हमने क्वेश्चन देख लिए। मज़ीद अगर इसके कोई क्वेश्चन हुए, कल जब हम चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे तो पूरे चैप्टर के जितने भी पास पेपर वाले क्वेश्चन हमारे रहते हैं वो सारे हम जो है वो एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे ताकि पिछले चैप्टर पार्ट्स की भी आपकी
रिवीजन हो जाए तो आपने पिछले पार्ट्स को भी अच्छी तरह से कल को रिवाइज करके आना है। अभी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड टू बी परफॉर्म कंप्लीट। हम फिनिश इसको कल ही कर रहे होंगे, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म, इसका मतलब है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है? पहला, नोवेशन, रिसेशन एंड अल्टरेशन। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट नया बन गया हो, जिसको ख़त्म कर दिया गया हो या जिसको तब्दील कर दिया गया हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। ओबियसली अगर कॉन्ट्रैक्ट को तब्दील कर दिया गया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी ख़त्म हो गई, वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो है एक किस्म से ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया गया है, वैसे ही ख़त्म कर दिया गया है, तो उसको ओबियसली, ये तो कॉमन सेंस की बात है, परफॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं रही। नोवेशन, अगर उसको नया बना लिया गया है, उसकी जगह कोई नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया है, तो उसकी वैलिडिटी तब भी ख़त्म हो गई। इसकी हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, हमें चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी। इस तरह से अकरम ओज मनी टू बशीर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। अकरम ने बशीर के कुछ पैसे देने हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। इट इज़ एग्रीड बिटवीन अकरम, बशीर एंड शाजिम दैट बशीर शैल नाउ एक्सेप्ट शाजिम एज हिज डेटर इंस्टेड ऑफ अकरम। उन तीनों ने, शाजिम, बशीर और अकरम ने मिलके कॉन्ट्रैक्ट किया, भाई अकरम ने जो आपके पैसे देने थे ना, अब वो शाजिम देगा। शाजिम ने कहा ठीक है मैं दूंगा। तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था, मेन कॉन्ट्रैक्ट अकरम और बशीर का, अब उसको परफॉर्म करने की ज़रूरत है। अपनी कॉमन सेंस से हम बता सकते हैं कि भाई उसको परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? अब शाजिम का और बशीर का जो नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ये कॉन्ट्रैक्ट जो हमने जो चेंज कर दिया, अब नया बंदा उसमें आ गया, वो शाजिम है। अब शाजिम और बशीर का कॉन्ट्रैक्ट है, शाजिम बशीर को पैसे देगा। अब अकरम को पैसे देने की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कॉमन सेंस का यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो कॉमन सेंस से भी सोल्व हो रहे होते हैं। अगर आपने इस टॉपिक को ना भी पढ़ाओ, इतना ये साउंड टॉपिक है। तो ये एक किस्म की अल्टरेशन कह सकते हैं, हम इसको नोवेशन कह सकते हैं। न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ये कॉन्ट्रैक्ट को अल्टर कर दिया, तब्दील कर दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। आजम ओज बाबर ₹10,000। आजम ने बाबर के 10,000 रुपये देने हैं। आजम एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद बाबर। आजम बाबर से एक एग्रीमेंट करता है एंड गिव्स बाबर अ मॉर्टगेज ऑफ हिज आजम स्टेट फॉर 5,000 इन प्लेस ऑफ द डेट ऑफ ₹10,000। उसने 10,000 रुपये देने हैं आजम ने बाबर के। वो आजम से कहता है कि भाई हम नया एग्रीमेंट करते हैं, ये जो 10,000 देने ना इसको छोड़ो, ये मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको गिरवी रखवा रहा हूँ 5,000 रुपीज़ वाली, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये आप गिरवी रख लो, इससे आप चाहे कमाई भी कर लेना। ये मॉर्टगेज क्या होता है, ये चार्जेस क्या होते हैं, प्लेज क्या होते हैं, पहले आपके सिलेबस में हुआ करता था, शायद अब भी हो, अगर हुआ तो हम आपको देख लेंगे, उसको देख लेंगे। फ़िलहाल आप ये मॉर्टगेज का मतलब रखें कि गिरवी रखवा रहा है वो चीज़ को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी स्टेट को, उस 10,000 के डेट की जगह उसको गिरवी रखवा रहा है। तो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था इनका 10,000 वाला, ओब्वियसली अब एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया, तो पिछला जो 10,000 वाला था वो ख़त्म हो गया। हम अपनी ये भी कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि जो पिछला 10,000 था, जब वो कह रहा है कि भाई 10,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट, आप 10,000 जो मैंने आपके देने उसको भी होल्ड पे रखो, उसे रहने दो, उससे आप मुझसे ना लो, बदले में आप ये मेरी प्रॉपर्टी ले लो, इसको आप अपने पास गिरवी रख लो। तो उससे फिर 5,000 रुपीज़ का के इवज़ आप ये 10,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है मेरा डेट जो है ये एडजस्ट कर दो। तो उन्होंने एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। बेसिकली कहने का मतलब ये है, तो पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको अब परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, इसने ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अजमल ओज बोरिस ₹10,000 अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। अजमल ने बोरिस को 10,000 रुपये देने हैं कॉन्ट्रैक्ट के एवज। बोरिस ओज चांद्रा ₹10,000। बोरिस ने जो चांद्रा है उसके 10,000 रुपये देने हैं। क्या सिनेरियो है, अजमल ने बोरिस के पैसे देने हैं, बोरिस ने चांद्रा के पैसे देने हैं। बोरिस ऑर्डर अजमल टू क्रेडिट चांद्रा विद ₹10,000। उसने कहा भाई तूने मेरे से जो पैसे लेने हैं वो चांद्रा से ले ली, मैंने चांद्रा से 10,000 रुपये लेने हैं। तो ऑब्वियसली जो मेन कॉन्ट्रैक्ट था अजमल और बोरिस का वो कहाँ गया, उसको अब परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं, अजमल जो है वो चांद्रा से पैसे ले लेगा। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट था। एक नया कॉन्ट्रैक्ट उनका बन गया है, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर तो चांद्रा इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मान जाता, बट चांद्रा डज नॉट असेंट टू द एग्रीमेंट।
अरेंजमेंट, लेकिन चांद्रा ने कहा भाई नहीं, मैं इसकी मंजूरी नहीं देता। तो बोरिस स्टिल ओस चांद्रा ₹10,000 एंड नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन एंटर्ड इनटू, और तब बोरिस ने अभी भी उसके पैसे देने होंगे, नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। क्यों? क्योंकि पार्टी नहीं मानी। एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए सब पार्टीज़ की मंजूरी का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर वो चांद्रा मान जाता, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था अजमल और बोरिस का, उसको परफॉर्म करने की भी कोई ज़रूरत ना थी। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं। आसिफ प्रोमिसेस बिनिश टू सेल एंड डिलीवर 500 बेल्स ऑफ कॉटन। आसिफ ने बिनिश प्रॉमिस किया कि मैं आपको 500 बेल्स ऑफ कॉटन दूंगा ऑन 1 नवंबर एट हर वेयर हाउस, एंड बिनिश प्रोमिसेस टू पे फॉर गुड्स ऑन 1 दिसंबर। उसने कहा आप मुझे 1 नवंबर को जब कॉटन प्रोवाइड करोगे तो मैं फिर 1 माह बाद 1 दिसंबर को आपको पैसे दे दूंगी। लेटर आसिफ एंड बिनिश म्यूचुअली डिसाइडेड नॉट टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद उन दोनों ने आपस में डिसाइड कर लिया कि भाई हम दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करते। आसिफ एंड बिनिश नीड नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल है। उन दोनों ने आपस में सलाह मशवरे के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया। उसने कहा ना आप काटन दो, ना मैं पैसे देता हूँ। उसने कहा ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अब भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं। हम केसेस बेसिकली वो देख रहे हैं जहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होगी। हमने काफ़ी ज़्यादा इसकी एग्जांपल्स देख चुके हैं, बात हमें समझ में आ चुकी होगी किस तरह से इनोवेशन होती है, किस तरह से न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनता है, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है और किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट तब्दील होता है। एक और इसकी एग्जांपल, आखिरी एग्जांपल देखते हैं। जाहिद प्रोमिसेस टू सेल एंड डिलीवर 500 बेल्स ऑफ कॉटन ऑन 1 नवंबर एंड यासिर प्रोमिसेस टू पे फॉर गुड्स ऑन 1 दिसंबर। बिल्कुल उसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, बस नाम चेंज कर दिए। आफ्टरवर्ड्स जाहिद एंड यासिर म्यूचुअली डिसाइड दैट गुड्स शैल बी डिलीवर्ड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो उन्होंने दोनों आपस में सलाह मशवरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर दिया कि जो पैसे आपने पूरे देने थे अब वो इंस्टॉलमेंट पे दे दें। Now the parties need not to perform the original contract must perform the contract as altered। अब दोनों ने अपने सलाह मशवरे से दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट को तब्दील कर दिया। अब दोनों उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करेंगे, तब्दील हुए कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। अब जो मेन कॉन्ट्रैक्ट था उसको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट नीड टू परफॉर्म। कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं रहती। हमने बात की कि जब कोई नया कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाए या उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया जाए या उस कॉन्ट्रैक्ट को तब्दील कर दिया जाए तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं रहती। काफ़ी ज़्यादा हमने इसकी एग्जांपल्स देख ली। इसके बाद क्या बात है और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं रहती। इस तरह की एक और कंडीशन है जब प्रोमिसी में डिस्पेंस विद और रेमिट परफॉर्मेंस। आपने कई बार डायलॉग सुना होगा, जा तुझे माफ़ किया। ये वही वाला बिल्कुल हिसाब है, जा तुझे माफ़ किया। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 5,000 रुपये लिए। उसने कहा मैं आपके 5,000 रुपये 30 तारीख को लौटा दूंगा। 30 तारीख आ गई, अब वो 5,000 रुपये नहीं लौटा पा रहा। मिस्टर ए मिस्टर बी दोनों की अच्छी दोस्ती है। वो देखता है भाई मिस्टर बी का जो है वो कारोबार भी काफ़ी ख़राब जा रहा है और मिस्टर बी बेचारा पैसे भी नहीं दे पा रहा। उसे कहता है चल यार तूने मुझे 5,000 रुपये देने हैं ना, तो तुम मुझे दे दो 2,000 रुपये और मैं 5,000 रुपये की आपकी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। 5,000 आपके काट देता हूँ, आप मुझे सिर्फ 2,000 रुपये दे दो। ये उसने एक किस्म का माफ़ कर दिया उसको। जा तुझे माफ़ किया, उसको उसने माफ़ कर दिया। 2,000 रुपये के एवज उसने 5,000 रुपये का उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था, 5,000 रुपये का जो डेट था उसको एडजस्ट कर दिया। अब भी जो 5,000 वाला ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है वो जो उसने 3,000 रुपये देने हैं उसकी परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं। जो उनका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था 5,000 रुपये का वो अब ख़त्म हो चुका है। उसने 2,000 के एवज ही उसको एडजस्ट कर दिया है। बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। या तो वो अपनी मर्ज़ी से उसे 30 तारीख को उसने पैसे देने थे, वो कहता चल तेरे हालात अभी सही नहीं है तो इस साल की नहीं अगले साल की 30 तारीख को पैसे दे देना। अपनी मर्ज़ी से उसने उसको चेंज कर दिया, अल्टर कर दिया, तब्दील कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, उसने डेट आगे बढ़ा दी। अभी भी अब जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसका जिसमें 30 दिन का उसका टाइम था, अब उस कॉन्ट्रैक्ट को अभी परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं। या तो वो माफ़ कर दे या तो डेट को आगे बढ़ा दे। डेट को आगे बढ़ाना एक किस्म की कॉन्ट्रैक्ट में अल्टरेशन ही है। अल्टर कर दिया है एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट को। अगर उसने डेट चेंज कर दी है पैसे लेने की
तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो गया, अब एक किस्म का नया कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसने ये वाला कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं कॉमन सेंस के, आपको होपफुली समझ आ रहे होंगे। अगर फिर भी किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज करके पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। अदील प्रोमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर सलीम। अदील ने प्रोमिस किया सलीम से कि मैं एक पिक्चर पेंट करूंगा। सलीम आफ्टरवर्ड्स रिक्वेस्टेड अदील नॉट टू डू सो। सलीम ने रिक्वेस्ट की भाई आप मेरी पिक्चर पेंट ना करना। अदील इफ़ एग्रीज इज़ नो लॉन्गर बाउंड टू परफॉर्म द प्रोमिस। अदील अगर मान लेता है, अदील ने फ़र्ज़ करें मान लिया कि ठीक है मैं पिक्चर परफॉर्म नहीं जो है वो पेंट नहीं करता, तो फिर अब उसे मज़ीद किसी भी किस्म की परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं है। वो जो उनका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया। अदील ने एक किस्म के से उसे माफ़ कर दिया। अदील ने कहा चलो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, पिक्चर परफॉर्म करके पिक्चर बना के मुझे पैसे मिलने थे, मैं चलो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करता हूँ, आपको माफ़ करता हूँ, कोई कंपनसेशन भी किसी किस्म की क्लेम नहीं कर रहा हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। आजम ओज बाबर ₹5,000। आजम ने बाबर के 5,000 रुपये देने थे। आजम पेज टू बाबर एंड बाबर एक्सेप्ट्स इन सेटिस्फैक्शन ऑफ द होल डेट्स ₹2,000। उसने पूरे डेट के इवज 2,000 रुपये पे किए और उसने एक्सेप्ट भी कर लिए। 2,000 पेड एट द टाइम एंड प्लेस एट विच द ₹5,000 वाज पेबल। 5,000 जैसे पेबल थे, जिस तरीके से जिस जगह पे जिस टाइम पे उसने 2,000 रुपये पे कर दिए, उसने 2,000 रुपये एक्सेप्ट कर लिए। द होल डेट इज डिस्चार्ज। उसने कहा चलो आप कोई बात नहीं, आप 2,000 दे दो, मैं आपके 5,000 एक्सेप्ट की जगह उसको एडजस्ट कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है, अपना डेट है, ये सारा डेट डिस्चार्ज हो गया। ये माफ़ी के थ्रू एक किस्म का जो है रेमिट हम इसको कह सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये ख़त्म हो गया। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक और एग्जांपल इसके एक अंदर हम देख लेते हैं। अनम ओज बिलाल ₹5,000। अनम ने बिलाल के 5,000 रुपये देने हैं। सुहेल पेज टू बिलाल ₹1,000। सुहेल ने 1,000 रुपये दिए एंड बिलाल एक्सेप्ट्स द अमाउंट इन सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज क्लेम ऑन अनम। उसने कहा अनम की तरफ से मैं आपको 1,000 रुपये दे रहा हूँ, तो ये आप रख लें। 5,000 वाला जो है वो डेट वो ख़त्म कर दें। दिस पेमेंट इज़ डिस्चार्ज ऑफ द होल क्लेम। तो ये जितना भी उसका क्लेम था 5,000 वाला, उसके एवज उसने 1,000 की पेमेंट रख ली, बाकी उसको छोड़ दिया। 1,000 की पेमेंट के एवज उसने 5,000 रुपये एडजस्ट कर लिए। तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट अभी भी परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह एक और एग्जांपल है। अहमद ओज रिजवान अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट सम ऑफ मनी द अमाउंट ऑफ विच हैज़ नॉट बीन असरटेन्ड। उसने रिजवान ने अहमद ने जो है वो रिजवान के पैसे देने हैं, लेकिन अभी उनके दरमियान ये फैसला नहीं हो पा रहा कि कितने पैसे देने हैं। कोई भूल गए होंगे, कोई इनवाइस इधर उधर हो गई होगी, वो जो भी चेक करे वो अलग बात है, लेकिन अभी तक उनके दरमियान फैसला नहीं हुआ कि कितने पैसे देने हैं। अहमद विदाउट असरटेनिंग द अमाउंट, अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि पैसे कितने देने हैं, गिव्स टू रिजवान एंड रिजवान इन सेटिस्फैक्शन देयर ऑफ एक्सेप्ट्स द अमाउंट ऑफ 20,000। उसने 20,000 उसको दे दिए, उसने 20,000 एडजस्ट कर लिए और उन्होंने कहा भाई जितने भी देने थे अब जो है हम भूल गए हैं किसी किस्म से, जो भी तरीका हमारे दरमियान हुआ है हमें नहीं पता पैसे कितने देने हैं, तो मैं आपको 20,000 देता हूँ, आप ये 20,000 रख लो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो। उसने 20,000 रख लिए, तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ओरिजिनली परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। उस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट से पार्टीज डिस्चार्ज हो चुकी हैं। एक और बिल्कुल इसी तरह की एग्जांपल है, इसको आप खुद ही देख लीजिएगा। सारे सिंपल सी सिमिलर सी एग्जांपल हैं। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है आज के लेक्चर का वो है प्रोमिसी रिफ्यूज़ल और निगलेक्ट। अगर प्रोमिसी रिफ्यूज़ कर देता है या निगलेक्ट कर देता है परफॉर्मेंस को, तब भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने कल वाले टॉपिक में भी पढ़ा, जब अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हम पढ़ रहे थे, उसका इफ़ेक्ट पढ़ रहे थे। उसके इफ़ेक्ट में ये था प्रोमिसर नॉट नीड टू परफॉर्म द प्रोमिस एज फर्दर। अब वो उसे दोबारा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। हमने पढ़ा था उसे नॉन परफॉर्मेंस के लिए सू नहीं किया जा सकता। अब वो नॉन परफॉर्मेंस के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा प्रोमिसर। प्रोमिसर दोबारा गुड्स जो है वो डिलीवर नहीं करेगा, उसे दोबारा गुड्स डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल वही कंसेप्ट इन्होंने यहाँ पे बताया है कि प्रोमिसी अगर रिफ्यूज़ कर दे, ये अलग बात है कि उसको डैमेजेस देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन प्रोमिसर ने परफॉर्मेंस जो है वो ऑफ़र की, प्रोमिसी ने रिफ्यूज़ कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, तो उनका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एक दफ़ा ख़त्म हो गया।
अब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। हम पढ़ ही रहे हैं कि व्हेन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नॉट नीड टू परफॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट नॉट नीड टू परफॉर्म, कब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर प्रोमिसी जो है वो रिफ्यूज़ कर दे, निगलेक्ट कर दे, तब भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होगी। अदील कॉन्ट्रैक्ट्स विद साजिद टू रिपेयर साजिद हाउस, अदील ने साजिद का घर को रिपेयर करने का कॉन्ट्रैक्ट किया। Sajid neglects or refuses to point out to Adil the places in which his house requires to repair. अदील ये नहीं बता सका भी पेंट कहाँ कहाँ करना है। अदील इज एक्सक्यूज्ड फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉज बाई सच निगलेक्ट और रिफ्यूज़ल। अदील ने परफॉर्म नहीं किया तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको परफॉर्म करने की अब दोबारा ज़रूरत नहीं है। वो डैमेजेस वगैरह जो क्लेम कर सकता है वो अलग चीज़ है, लेकिन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पॉइंट्स थे हमारे। कल हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को जो है वो कंप्लीट कर रहे होंगे। बहुत ही सिंपल सा आसान सा चैप्टर था। आप अभी पिछले वाले को भी रिवाइज कीजिएगा। ये थोड़ा सा मैंने आपको पढ़ाया, इसको याद करने के बाद, याद करने की तो तकरीबन इसमें चीज़ ही नहीं है, सिर्फ समझने की चीज़ें हैं। आपने समझना है चीज़ों को, यहाँ से केस स्टडी ही आ सकता है। कल वाले को भी रिवाइज कीजिएगा। कल हम इंशाल्लाह थोड़ा सा हमारा और रहता है, उसको पढ़ के चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे। पूरे चैप्टर के जितने पास पेपर के क्वेश्चन हैं हम सारे वो रहते हैं वो देख रहे होंगे, और इसके अलावा परसों हम इंशाल्लाह टेस्ट दे रहे होंगे। तो इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं कल चैप्टर लास्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।